गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। आज का हमारा एक नया चैप्टर है, ठीक है। भारतीय संविधान में जिस चैप्टर को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उसे अपन नाम देते हैं नागरिकता, ठीक है। और नागरिकता का मतलब है हम और आप, कि हम और आप भारतीय नागरिक कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को नागरिकता की डेफिनेशन क्लियर करनी है कि नागरिकता होती क्या है। फिर उसके बाद इसके संवैधानिक प्रावधानों में आ रहे हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, और फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि किस प्रकार से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले अगर नागरिकता की परिभाषा की बात की जाए, है ना, तो नागरिकता का सामान्य अर्थ होता है, बिल्कुल सिंपल सा, है ना। नागरिकता का सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा, ठीक है। देखना, नागरिकता का बिल्कुल सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति एवं राज्य, है ना, इन दोनों के जो संबंध हैं, ठीक है, उनके संबंधों की घोषणा क्या कहलाती है? नागरिकता कहलाती है, ठीक। सिंपल सा नागरिकता का अर्थ है, और व्यक्ति की नागरिकता का अर्थ है कि व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा ही नागरिकता है। समझ में आया? व्यक्ति और राज्य, राज्य का मतलब देश, यानी हमारे देश के साथ जो संबंध होंगे, ठीक है। मैं आपको खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, मैं भारतीय नागरिक हूं, तो मेरे भारत के साथ जो संबंध होंगे वो संबंध या हमारे और देश के अंतर संबंधों की उद्घोषणा ही क्या कहलाती है? नागरिकता कहलाती है। नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को एक नागरिक होने का स्तर प्राप्त होता है। कि दूसरे शब्दों में कहूं तो नागरिकता वह स्थिति है जिसमें मनुष्य को देश का नागरिक होने का स्तर क्या होता है? प्राप्त होता है। अर्थात नागरिकता व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम होता है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें, अब एक चीज और ध्यान देना, ठीक है, हम नागरिक कहेंगे कि नहीं, तो नागरिक केवल ऐसे व्यक्ति ही कहलाते हैं जिन्हें उस देश के समस्त राजनीतिक और नागरिक अधिकार क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। अगर कोई अमेरिकन व्यक्ति हमारे देश घूमने आता है, हम उसे भारतीय नागरिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम क्या हैं? भारतीय नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि हमें भारत के द्वारा या हमें राज्य के द्वारा राज्य के समस्त राजनीतिक और नागरिक अधिकार क्या किए गए हैं? प्रदान किए गए हैं, है ना। तो नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से समस्त राजनीतिक और नागरिक अधिकार क्या होते हैं? प्रदान किए जाते हैं। और साथ ही राज्य नागरिक अधिकार तो प्रदान कर रहा है, राजनीतिक अधिकार प्रदान कर रहा है, लेकिन हमारी भी राज्य के प्रति क्या होती है? एक ड्यूटी होती है, एक कर्तव्य होता है, एक निष्ठा होती है। अमेरिकन व्यक्ति हमारे देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, हमारे देश के प्रति उसकी कोई निष्ठा नहीं है, लेकिन हम सब भारतीयों की देश के प्रति कर्तव्य है और देश के प्रति निष्ठा है। अर्थात नागरिक केवल वह व्यक्ति होंगे जिन्हें उस देश के द्वारा उस देश के समस्त राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, साथ ही उस देश के प्रति उस नागरिक की कोई कर्तव्य और क्या होती है? निष्ठा होती है। तो नागरिकता है क्या? नागरिकता व्यक्ति एवं राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है, तथा नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्हें राज्य की ओर से समस्त राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, साथ ही उस नागरिक की राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति क्या होती है? एक निष्ठा होती है। जैसे भारत देश के हम नागरिक हैं, भारत के हमें समस्त राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सारे अधिकार हैं हमारे पास, है ना, लेकिन हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ दायित्व हैं। अगर अधिकार मिले हैं तो दायित्व हैं, है ना, और कर्तव्य मिले हैं तो विशेषाधिकार भी हैं। अगर हमें देश के समस्त राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं तो हमारे देश के प्रति एक दायित्व है ना। हमें संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो हमें देश के प्रति प्रदान किए गए हैं कि हमें उन्हें देश के प्रति करना है, तो हमारे कुछ विशेषाधिकार भी हैं, ठीक है। जैसे भारत देश के अंतर्गत हमें बोलने का अधिकार है ना, तो हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि हम देश की एकता और अखंडता को क्या करें? बनाए रखें। क्लियर। भारत देश के अंदर हमें निर्बाध रूप से भ्रमण करने या घूमने की स्वतंत्रता है, तो हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं कि हम देश के एकता अखंडता को सुनिश्चित रखें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, है ना, तो देश की जीव जंतुओं की भी सुरक्षा करें। क्लियर। तो सीधा सा अर्थ है कि नागरिक केवल वह व्यक्ति होता है जो राज्य के साथ अंतर संबंध स्थापित करता है,
अगर राज्य उसे नागरिक अधिकार प्रदान करता है, राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, तो राज्य उसके कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करता है। तो सीधा सा अर्थ है कि नागरिक केवल वह व्यक्ति कहा जा सकता है या ऐसे व्यक्तियों को नागरिक कहा जा सकता है जिसे राज्य अधिकार प्रदान करता है और राज्य उसके लिए कुछ कर्तव्य और निष्ठा क्या करता है, निर्धारित करता है। तो नागरिकता सीधा सा है कि उस देश के समस्त निवासी जिन्हें देश के द्वारा अधिकार प्राप्त हैं तथा उनकी निष्ठा है, वो क्या कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। क्लियर? अगर हम भारत में नागरिकता की बात करें, है ना, तो भारत में जो नागरिकता है, भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को एकल नागरिकता अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता प्रदान करता है। जैसे हम किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं, हम राज्य के निवासी तो हैं, लेकिन नागरिक सिर्फ और सिर्फ कहां के हैं, भारत के, है ना, क्योंकि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता होगी। और साथ ही भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को जिन्हें वह भारतीय नागरिकता प्रदान करता है ना, उन्हें किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। और अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, नागरिक है कौन? नागरिक वह व्यक्ति है जिसका राज्य के साथ अंतर संबंध है। ये नागरिक वह प्रत्येक व्यक्ति है जिसके राज्य के साथ संबंध है ना। नागरिक वह व्यक्ति है जिस ये नागरिकता उस स्थिति का नाम है जिसे मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नेक्स्ट, है ना, नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य के द्वारा राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं तथा राज्य द्वारा उनकी निष्ठा को भी क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। निष्ठा मतलब कर्तव्य को, है ना। भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता। हम किसी राज्य के नागरिक नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कहां के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ठीक। दूसरी चीज, भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को, है ना, भारत की नागरिकता जिन्हें वह प्रदान कर चुका है उन्हें यह अधिकार प्रदान नहीं करता है कि आप किसी अन्य देश की नागरिकता को क्या कर लें, ग्रहण कर लें। और अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के भाग 2 में, है ना, अनुच्छेद 5 से 11, ठीक, भारतीय संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, इस पूरे टॉपिक में किसका वर्णन किया गया है, नागरिकता का। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में नागरिकता का वर्णन किया गया है ना। अब अनुच्छेद वाइज देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या व्यवस्था की गई है। ठीक, जैसे मैंने कहा कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में नागरिकता का वर्णन किया गया है ना। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है उसे समझते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 5 कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम कौन किसे हम भारतीय नागरिक बनाएंगे, है ना। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ होने से, यानी 26 जनवरी 1950, क्योंकि हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ होने से प्रत्येक व्यक्ति, संविधान प्रारंभ होने से प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में, जो भारत का क्षेत्रफल है, जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास या निवास हो, वह प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक समझा जाएगा। आया समझ में? हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, है ना। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने से, यानी 26 जनवरी 1950 से, है ना, संविधान लागू होने से प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास या निवास हो, यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय वह व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा था वह भारतीय नागरिक समझा जाएगा यदि, कंडीशन है यदि, है ना, पहली कंडीशन उसका जन्म भारत में हुआ हो, पहली कंडीशन। ठीक है, और भारत में होने का मतलब है भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, अगर उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है तो उसके माता
या पिता में से किसी एक का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। क्लियर, ठीक। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, ना तो उसका जन्म हुआ है ना उसके माता पिता का जन्म हुआ है, तो तीसरी कंडीशन है कि संविधान प्रारंभ होने से यानी संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले से कहाँ निवास कर रहा हो, भारत में कर रहा हो। यानी 26 जनवरी 1950 के पहले कम से कम 5 वर्ष से वो कहाँ निवास कर रहा हो, भारत में कर रहा हो। समझ में आ रहा है। संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने से प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में निवास है वह भारतीय नागरिक समझा जाएगा यदि उसका जन्म भारत में हुआ है। अगर ये नहीं है तो उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में। अगर ये नहीं है तो संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले से कहाँ निवास कर रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो। क्लियर हुआ, ठीक। नेक्स्ट है शर्त। अनुच्छेद 5 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, है ना, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 5 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान के क्षेत्र में निवास करता है ना, अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक। अनुच्छेद 5 की जो चौथी शर्त है वो है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान के क्षेत्र में निवास करता है परंतु वर्तमान में पाकिस्तान के उस क्षेत्र का विलय भारत में कर लिया गया है ना। जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हो जाए और पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र को अगर भारत में मिला लिया जाए तो उसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना, कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान के क्षेत्र में निवास करता है परंतु वर्तमान में पाकिस्तान के उस क्षेत्र का विलय अगर भारत में कर लिया गया है तो उस क्षेत्र के समस्त निवासी अपने आप क्या हो जाएंगे, भारतीय नागरिक हो जाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अनुच्छेद 5 कहता है, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ होने से प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में निवास है, किसी भी राज्य में, है ना, कोई भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, है ना, तो संविधान प्रारंभ होने से प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास या निवास है ना, वह भारतीय नागरिक होगा यदि उसका जन्म भारत में हुआ है, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, या संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले से कहाँ रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, या, है ना, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान के किसी क्षेत्र में निवास करता है और भारत ने पाकिस्तान के उस क्षेत्र को जीतकर अपने क्षेत्र में विलय कर लिया, है ना, तो उस क्षेत्र के समस्त निवासी अपने आप कहाँ के नागरिक हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो पहली चीज नागरिकता की परिभाषा क्या है, व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा ही क्या है, नागरिकता है। अर्थात जब कोई राज्य किसी व्यक्ति को अपने देश के समस्त राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान कर देता है, साथ ही उस व्यक्ति के कुछ कर्तव्य और निष्ठा निर्धारित कर देता है, तो वह व्यक्ति उस राज्य का क्या हो जाता है, नागरिक हो जाता है। क्लियर। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है ना। भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है, अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता, राज्यों की नागरिकता नहीं है हमारे देश में। एक चीज और है, भारतीय संविधान जिस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है उस व्यक्ति को किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक। अनुच्छेद 5 देखें तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ होने से प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास या निवास करता है, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले से वह व्यक्ति जो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अधिवास या निवास करता है, भारतीय नागरिक समझा जाएगा यदि उसका जन्म भारत में हुआ है, और अगर उसका नहीं हुआ है तो उसके माता पिता में से किसी एक का हुआ है। अगर ये भी नहीं है तो कम से कम संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से वो कहाँ रह रहा हो, भारत में रह रहा हो। और अगर तीनों में से नहीं है तो एक शर्त और है कि अगर वह व्यक्ति पाकिस्तान के क्षेत्र में निवास करता है परंतु वर्तमान में, है ना, पाकिस्तान के उस क्षेत्र का विलय भारत में कर लिया गया है, तो उस क्षेत्र के समस्त निवासी स्वतः ही क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये है अनुच्छेद 5। अब अपन डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 6 पर। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 6 इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक। अनुच्छेद 6 कहता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, अनुच्छेद 6 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, कोई भी व्यक्ति है ना, जो पाकिस्तान से कहाँ आया है, भारत आया है। वर्तमान में तो हमने टोटल बंद कर दिया है, अनुच्छेद 6 के अनुसार किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को हम भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं करते हैं, ये प्रैक्टिकली है
है ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अगर देखें, संवैधानिक देखें, तो संविधान 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के प्रावधानों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। क्लियर। लेकिन वर्तमान में प्रैक्टिकली तौर पर हम देखें तो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इन देशों के निवासियों को हम भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं करते हैं। क्लियर। ये प्रैक्टिकली है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अगर देखें, संवैधानिक देखें, तो संविधान का अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधानों का क्या करता है, वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तानी नागरिक है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तानी नागरिक है और वो भारत आकर भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उसे भारतीय नागरिकता तभी मिलेगी जब या तो उसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में, तो मिल जाएगी, है ना। अगर उसका जन्म नहीं हुआ है तो उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में, उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में। अगर माता और पिता का भी नहीं है तो उसके दादा या दादी, है ना, में से किसी एक का जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में। अगर ये भी नहीं है ना, तो उसके नाना या नानी में से किसी एक का जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में। तो अनुच्छेद 6 के अनुसार उस पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। आप समझना, ठीक। माता और पिता, तो पिता पक्ष के हो गए दादा दादी और मातृ पक्ष के हो गए नाना नानी, ऐसा ही है ना, ठीक है। क्योंकि हमारे जो मम्मी के माता पिता होते हैं वो हमारे नाना नानी होते हैं, और हमारे पिताजी के जो माता पिता होते हैं वो हमारे दादा दादी होते हैं। क्लियर। तो इसमें 3 पीढ़ियों को लेके चल रहे हैं अनुच्छेद 6 में, क्योंकि हमारा पड़ोसी हमारा भाई है ना। लेकिन भाई आज थोड़ा खतरनाक हो गया है, वो अलग मैटर है, ठीक। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत आता है ना, तो हम उसे भारतीय नागरिकता दे तो सकते हैं, लेकिन कंडीशन उसका जन्म भारत में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में। अगर ये भी नहीं है ना, तो उसके दादा या दादी में से किसी एक का जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में। अगर ये भी नहीं है तो उसके नाना या नानी में से किसी एक का जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में। और अगर ये शर्तें पूरी नहीं करता है तो उस पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। क्लियर हुआ, अच्छे, है ना। समझिएगा, पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब उसका जन्म भारत में हुआ है, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या उसके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, या उसके नाना नानी का। अगर ये कंडीशन है तो उस पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, अदरवाइज उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। किन अनुच्छेद 7 समझिएगा, है ना। अनुच्छेद 6 में हमने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत बुलाकर नागरिकता दी, लेकिन जब हमारा और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, भारत विभाजन, उस समय पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत में आ गए थे और भारत से बहुत सारे लोग कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। तो अनुच्छेद 7 उन लोगों की व्याख्या करता है जो विभाजन के समय भारत छोड़कर कहाँ गए थे, पाकिस्तान गए थे, है ना। तो अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से 26 जनवरी 1950, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से 26 जनवरी 1950 के मध्य, है ना, पाकिस्तान नौकरी करने गया है, ध्यान देना, रहने नहीं गया था, है ना, पाकिस्तान नौकरी करने गया था। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से 26 जनवरी 1950 के मध्य, है ना, पाकिस्तान नौकरी करने गया था, तो उस व्यक्ति को, भारतीय संविधान कहता है कि उस व्यक्ति को हम पाकिस्तान का स्थायी निवासी मानेंगे, और अनुच्छेद 7 के अनुसार उस व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। क्लियर हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से, है ना, 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के क्षेत्र को छोड़कर पाकिस्तान के क्षेत्र में नौकरी करने गया था, तो भारतीय संविधान कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार उस व्यक्ति को पाकिस्तान का स्थायी नागरिक या स्थायी निवासी माना जाएगा, और उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी या भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 6
पाकिस्तान से बुलाकर नागरिकता देने की बात करता है, और अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है। और वो कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक 1 मार्च 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच पाकिस्तान नौकरी करने गया है तो भारतीय संविधान के अनुसार वह व्यक्ति पाकिस्तान में स्थायी रूप से निवास या स्थायी नागरिक माना जाएगा, और अनुच्छेद 7 के अनुसार उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। क्लियर हुआ? अनुच्छेद 8। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है ना। अनुच्छेद 8 बात करेगा भारतीय मूल के नागरिकों की, भारतीय मूल के नागरिकों की, है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा। भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, एक होता है एनआरआई, है ना, एक होता है पीआईओ और एक होता है ओसीआई। 3 प्रकार के होते हैं जो भारतीय मूल के नागरिक होते हैं, है ना। एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, है ना, यानी भारतीय नागरिक तो हैं, नागरिकता भारत की है लेकिन भारत में निवास नहीं करते हैं। पीआईओ का मतलब है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन मतलब समझिएगा, पर्सन मतलब व्यक्ति, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, और इंडिया मतलब भारत, यानी ऐसे व्यक्ति जिनका वंश उत्पत्ति भारत में हुई है, यानी उनके पूर्वजों में से कोई ना कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक रहा है और किसी ना किसी का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है ना, लेकिन उसका जन्म नहीं हुआ है, ना वो भारतीय नागरिक है, ना वो भारत में निवास करता है। क्लियर? तो वो क्या कहलाएगा? पीआईओ। और ओसीआई का मतलब है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के समुद्र पारीय नागरिक, है ना, लगभग पीआईओ से मिलते जुलते। क्लियर? तो जो भारतीय मूल की अनुच्छेद 8 में बात आई है, भारतीय मूल, तो भारतीय मूल का मतलब है कि उनका जो मूल है, मूल का मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब ओरिजिन, उनका जो मूल है, मूल का मतलब शुरुआत, शुरुआत कहां से? भारतीय है, लेकिन वर्तमान में वो लोग भारतीय नहीं है, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? भारतीय मूल के जो 3 प्रकार के हैं, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। क्लियर? तो भारतीय अनुच्छेद 8 बात करता है कि वह नागरिक जो भारतीय नागरिक तो नहीं है लेकिन उसका मूल भारतीय है, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस व्यक्ति को अनुच्छेद 8 के द्वारा भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी, है ना। और देखना इसका जो अनुच्छेद 8 का जो पूरा डिटेल है वो अपन करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में, क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किसी भी व्यक्ति को 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। पहला जन्म के द्वारा, दूसरा वंशानुक्रम के द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, और 5वां अर्जित क्षेत्र के विलीनीकरण द्वारा। तो जो अनुच्छेद 8 भारत, देखना कई टीचर्स यूट्यूब में मैंने देखे हैं कि वो अनुच्छेद 8 में ही नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ा देते हैं, यही डिफाइन कर देते हैं कि उसका जन्म हुआ हो, या उसके माता का जन्म हुआ हो, या उसके पिता का जन्म हुआ हो, या अन्य जो भी फैक्टर शर्तें उसमें लागू होती हैं वो यही पढ़ा देते हैं। गलत है। अनुच्छेद 8, है ना, उन भारतीय मूल के नागरिकों की बात करता है जिनका उत्पत्ति केंद्र भारत है लेकिन वर्तमान में वो भारत में निवास नहीं करते हैं, ना भारत से उनका कोई लेना देना है। ऐसे नागरिक अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो अनुच्छेद 8 के द्वारा उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, और इसके लिए बाकायदा भारतीय संसद द्वारा 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए। उसका सबसे लेटेस्ट संशोधन है 2015 का, मोदी सरकार का, है ना। बहुत सारा विवाद भी हुआ था। ठीक, तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, अनुच्छेद 8 को और अनुच्छेद 11 को, है ना, लागू करने के लिए संसद ने 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें समय समय पर अनेक संशोधन हुए, है ना। और उस अधिनियम द्वारा कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? 5 से, वो अपन देख रहे हैं लास्ट में। क्लियर? तो अनुच्छेद 8 क्लियर हुआ। वह नागरिक जिसका मूल भारतीय है, उत्पत्ति भारतीय है, लेकिन उसका भारत से वर्तमान में कोई संबंध नहीं है, और अगर कोई ऐसा नागरिक भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस नागरिक को अनुच्छेद 8 के अनुसार क्या हो जाएगी? भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? अनुच्छेद 9 देखिए, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक है, जैसे मैं हूं दिलीप सिंह, इंडियन हूं, भारतीय नागरिक हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, किसी भी देश की, है ना, तो मेरी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी या समाप्त हो जाएगी? क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भारत की भी नागरिक बने रहें, फ्रांस की भी नागरिकता ले लें, अमेरिका की भी नागरिकता ले लें, जहां की मन करे वहां की नागरिकता ले लें, क्योंकि अनुच्छेद 9 प्रतिबंध लगा रहा है ना। अनुच्छेद 9 कह रहा है कि अगर कोई भारतीय नागरिक है और अगर उसने किसी भी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है ना, ध्यान देना, तो उस नागरिक की भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नहीं रहेगी। ठीक, और इसे अनुच्छेद 10 में और क्लियर कर रहे हैं अपन। ठीक, अनुच्छेद 9 कह रहा है कि अगर कोई भारतीय नागरिक है और अगर उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में और एक व्याख्या कर रहे हैं इसकी, देखना। अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिकता की समाप्ति की बात करता है ना। अनुच्छेद 10 कहता है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी भारतीय नागरिकता से, ध्यान देना, ऐसा नहीं करेंगे कि जबरदस्ती जब मन में आए नागरिक बना दिया और जब मन में आए नागरिकता हमने छीन ली, नहीं, अनुच्छेद 10 प्रतिबंध लगा रहा है ना। अनुच्छेद 10 कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिकता से नागरिकता का अधिकार सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से ही वापस लिया जा सकता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं। जैसे अनुच्छेद 9 ने कहा, 9, ध्यान देना, अनुच्छेद 9 ने कहा कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उस भारतीय नागरिक की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक है और उसकी नागरिकता आपको वापस लेनी है तो नागरिकता वापस लेने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है कि संसद ने नागरिकता समाप्त करने के लिए जो नियम कानून बनाए हैं उन्हीं नियम कानूनों के द्वारा आप उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, अन्य किसी से नहीं। अनुच्छेद 9 और 10 साथ में लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। और लास्ट में अनुच्छेद 8 और 11 साथ में लेके चलेंगे, ध्यान देना। अभी मैं ले रहा हूं अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10 एक साथ, क्योंकि अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उस व्यक्ति की अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है जो भारतीय नागरिक था तो उस देश की भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर हमें किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त करनी है तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता क्या है कि संसद ने नागरिकता समाप्त करने का जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलते हुए हम उस व्यक्ति की नागरिकता को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 10 नागरिकता की समाप्ति की बात कर रहा है, लेकिन एक बात और कह रहा है कि संसद ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे चलते हुए नागरिकता को समाप्त करेंगे। तो संसद ने जो मार्ग दिखाया है उसका पहला जो स्टेप है वो है परित्याग। परित्याग जानते हैं आप लोग, परित्याग, परित्याग का मतलब छोड़ दिया, त्याग देना, समझ रहे ना, नाम से क्लियर हो गया, परित्याग या त्याग, छोड़ देना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय नागरिक है और उसने अपनी, ऐसा नहीं, एक चीज और ध्यान देना, है ना, कोई 10 वर्ष का बच्चा चाहे जो भारतीय नागरिक है और वो चाहे कि मैं भारतीय नागरिकता का त्याग कर दूं, नहीं कर सकता है ना। कितने वर्ष की आयु का, 18 वर्ष, क्योंकि वयस्क नागरिक हम कब मानते हैं, जब उसकी उम्र कितनी हो जाती है, 18 वर्ष, है ना। लेकिन हमारे देश में बड़ी विडंबना है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, ठीक है, वोट डालने के लिए 18 वर्ष चाहिए, और विवाह के लिए 21 वर्ष चाहिए। हमें पता ही नहीं चला हम वयस्क कब हो गए, है ना। तो भारत सरकार कहती है तुम वयस्क हो गए 18 साल में, है ना, फिर वयस्क तो हो गए लेकिन अभी विवाह नहीं करोगे, है ना, 21 साल में तुम लोग विवाह करोगे, ठीक है, फिर अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हो, वयस्क हो गए लेकिन चुनाव नहीं लड़ोगे, चुनाव कब लड़ोगे, 25 वर्ष में, ठीक है। तो हमारे देश में अलग अलग वयस्कता की परिभाषा दी गई है, यहाँ हम नागरिकता की बात कर रहे हैं, है ना। तो अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता की समाप्ति होगी, लेकिन संसद द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार। तो संसद ने पहला रास्ता दिखाया है परित्याग का। परित्याग का मतलब है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है ना, यानी वयस्क व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का परित्याग कर सकता है, छोड़ सकता है, ठीक है। जैसे मैं हूं, वयस्क हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा कर सकता हूं, लेकिन एक कंडीशन है, अगर वह व्यक्ति जो नागरिकता के परित्याग की घोषणा करता है उसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार करना चाहिए तभी, है ना। लेकिन केंद्र सरकार स्वीकार करेगी
लेकिन एक शर्त पर स्वीकार नहीं करेगी, और वो शर्त क्या है कि अगर केंद्र सरकार किसी देश से युद्धरत है, किसी देश से हमारा युद्ध चल रहा है, और ऐसे समय में, युद्ध के समय में अगर कोई नागरिक भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो केंद्र सरकार चाहे तो उसके इस रास्ते को, उसके इस कदम को, जो वो चल रहा है, इस कदम को केंद्र सरकार क्या कर सकती है, रोक सकती है। लेकिन नॉर्मल होना नहीं है ना। कोई भी वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, अगर वो चाहे तो अपनी नागरिकता का परित्याग कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर भारत सरकार किसी देश से युद्धरत है, तो उस कंडीशन में भारत सरकार उस नागरिक के इस कदम में रोक लगा सकती है। ठीक, तो इसे साइड में कर दो, जरूरी नहीं है रहे। पहला स्टेप, कोई भी वयस्क नागरिक भारतीय नागरिकता का परित्याग कर सकता है। क्लियर हुआ। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं परित्याग में। देखिएगा, दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति ने नागरिकता का परित्याग किया, जैसे कि 2 बच्चे ऑलरेडी थे, ध्यान देना, 2 बच्चे ऑलरेडी थे, ठीक है, उसने भारतीय नागरिकता का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। ठीक, लेकिन उस व्यक्ति का, है ना, जो नागरिकता का परित्याग कर चुका है, उस व्यक्ति के 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चा हो सकता है नाबालिग यानी 18 वर्ष से कम, और एक बच्चा हो सकता है पूर्णतः वयस्क यानी 18 वर्ष से अधिक। ठीक है, देखना 2 बच्चे हैं उसके, एक नाबालिग है और एक वयस्क है। अगर उस व्यक्ति का नाबालिग बच्चा है जिसने नागरिकता का परित्याग किया है, नाबालिग बच्चा है ना, तो वह बच्चा भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर दूसरे बच्चा वयस्क है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है ना, तो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार होगा, माना नहीं जाएगा, ग्रहण करने का अधिकार होगा। परित्याग समझ में आया। परित्याग में 2 कंडीशन ले रहे हैं आप, एक वह व्यक्ति जो नागरिकता छोड़ रहा है, और दूसरा उसका एक बच्चा। ठीक, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमित, 20 वर्ष का है ना, वो स्वेच्छा से भारत देश की नागरिकता का परित्याग कर सकता है। ठीक, उसका एक बच्चा है जिसकी उम्र है 5 वर्ष, जिसका नाम रोहित है। क्लियर। जिस दिन उस व्यक्ति ने नागरिकता छोड़ी, रोहित 5 वर्ष का है, नाबालिग है, वो भारतीय नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार नहीं रखता है। लेकिन वही रोहित जब 18 वर्ष का हो जाएगा, तो कानूनन रूप से उसे भारतीय नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार होगा। क्लियर हुआ। तो अनुच्छेद 10 के अनुसार जो नागरिकता समाप्त होती है, तो नागरिकता समाप्त होने का पहला स्टेप क्या है, परित्याग। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है, बर्खास्तगी। ठीक है, मतलब बर्खास्तगी का मतलब है उससे नागरिकता को छीनना। इसमें उसने स्वेच्छा से छोड़ी है ना, स्वेच्छा से छोड़ी है। परित्याग का मतलब स्वेच्छा से छोड़ना, और बर्खास्तगी का मतलब है छीन लेना। और छीनना किस रास्ते से है, जो रास्ता हमें किसने दिखाया है, संसद ने, उस रास्ते से छीननी है। तो पहला रास्ता क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने, पहला स्टेप यहीं से उठा लो, अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी, छिन जाएगी, छिन गई। अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो उस नागरिक की भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, छिन जाएगी। पहला स्टेप। ठीक, दूसरा स्टेप, अगर किसी व्यक्ति ने, ध्यान देना, अगर किसी व्यक्ति ने देशीकरण या पंजीकरण, ये 2 शब्द हैं, मैं अनुच्छेद 11 में बता रहा हूं देशीकरण और पंजीकरण हैं क्या, यहां सिर्फ सुन लीजिए। ठीक, अगर किसी व्यक्ति ने देशीकरण या पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन यानी आवेदन देकर, है ना, भारत की नागरिकता ली है, अगर किसी व्यक्ति ने केंद्र सरकार को आवेदन दिया और आवेदन देकर वो भारत की नागरिकता ले रहा है ना, तो आवेदन देकर जब भारत की नागरिकता लेगा, तो कई सारी शर्तें होंगी, जिन शर्तों को वो पूरा करेगा तभी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति ने उन शर्तों को पूरा करने में झूठ का प्रयोग किया हो सकता है शर्तों को पूरा करने के लिए उसने जाली डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हों। तो इसी में कहते हैं हम बर्खास्तगी में कि अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण द्वारा नागरिकता ली है, और पंजीकरण द्वारा जब भारत सरकार उससे जानकारी मांग रही थी, तो जानकारी में उसने कुछ तथ्यों को छुपा लिया जो बाद में पता चले। जैसे पहला तथ्य, है ना, उस व्यक्ति द्वारा जब नागरिकता प्राप्त करनी थी तो झूठे तथ्यों का प्रयोग किया गया और वास्तविक तथ्य छुपाए गए, झूठ पकड़ा जाएगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, है ना, भारत के संविधान के प्रति अनादर रखता हो, अनिष्ठा रखता हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, है ना, अगर भारत सरकार किसी देश से युद्धरत है और वह व्यक्ति, हम जिस देश से युद्धरत थे, उस व्यक्ति का उस देश के साथ संबंध है, और हमारी गोपनीय जानकारी अगर वह उस व्यक्ति को, उस देश को सौंपता है,
राष्ट्र विरोधी कार्य करता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ये ऐसे अनेक लक्षण होंगे जिसके आधार पर हम उस व्यक्ति की नागरिकता क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो उसमें दो स्टेप याद रखना, एक परित्याग और एक बर्खास्तगी। क्लियर है, परित्याग और बर्खास्तगी दो ही रखना है। वैसे अपन चाहें तो तीसरा भी रख सकते हैं, तीसरा हो चाहे वंचित करना, और वंचित करने का मतलब ही है उसे बर्खास्त करना, इसलिए मैं दो ही पढ़ा रहा हूं आपको, परित्याग और बर्खास्तगी। तो अनुच्छेद 8 कहता है कि अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत का जो नागरिक है उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक। अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक है और हम अगर उसकी नागरिकता समाप्त करना चाहते हैं, है ना, तो उसकी नागरिकता हम एक ही शर्त में समाप्त कर सकते हैं, और वो शर्त क्या है कि संसद ने हमें जो मार्ग या रास्ता दिखाया है उसके द्वारा, है ना। और संसद हमें कौन नागरिकता समाप्त करने के कौन से मार्ग दिखाती है, मुख्यतः दो मार्ग दिखाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो तीन कर सकते हैं। ठीक है, पहला मार्ग परित्याग, अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से नागरिकता का अगर कोई व्यक्ति है जो भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वह व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग कर सकता है, परंतु अगर केंद्र सरकार किसी देश से युद्धरत है तो उस व्यक्ति के इस कदम पर रोक लगा सकती है ना। जिस व्यक्ति ने नागरिकता का परित्याग किया है, अगर उसका कोई नाबालिग बच्चा है तो भारतीय नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार नहीं रखता है, परंतु अगर वही बच्चा बालिग हो जाता है तो उसे भारतीय नागरिकता ग्रहण करने का क्या होगा, अधिकार होगा। बर्खास्तगी में छीन लेना सीधा सा अर्थ है, अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, छिन जाएगी। वंचित करने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता ग्रहण की है और रजिस्ट्रेशन में जो शर्तें चाहिए थी अगर उसने उन शर्तों में झूठ का प्रयोग किया है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर उसने संविधान के प्रति अनादर किया है, अनिष्ठा रखी है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, है ना। अगर वो हमारे शत्रु देश का सहयोगी है और हमारी गोपनीय सूचनाएं शत्रु देश को सौंपता है तो भी उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्लियर। अब अपन चलते हैं अनुच्छेद 11 पर, अनुच्छेद 11 पर चलते हैं। ठीक है, और देखिए तो अभी बात करना है अपन को अनुच्छेद 11 पर, लेकिन एक चीज ध्यान देना, अनुच्छेद 11 के साथ हमें अनुच्छेद 8 को भी लेना है। ठीक है, ध्यान देना, अनुच्छेद जैसे मैंने अनुच्छेद 10 किया और अनुच्छेद 10 के साथ अनुच्छेद 9 को लिया कि दोनों में लगभग सेम बातें हैं। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है और वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 कहता है कि हम निम्न कंडीशन के आधार पर किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। वो कंडीशन क्या थी वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक, अनुच्छेद 11 समझना है और 11 के लिए हमें 8 को भी समझना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का नागरिक है, मैं समझा चुका हूं, आज फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का नागरिक है ना, यानी उत्पत्ति भारत में है उसकी, लेकिन उसका वर्तमान में निवास भारत में नहीं ना, वो भारतीय नागरिक है और वो भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो अनुच्छेद 8 के अनुसार उसे भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता ग्रहण करनी है तो भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के लिए जो नियम कानून प्रावधान शर्तें कुछ भी होंगी, ये नियम कानून प्रावधान और शर्तें बनाने का अधिकार किसके पास होगा, भारत की संसद के पास। और यही कारण है, ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि भारतीय संसद ने नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अगर हम बात करें तो जो नागरिकता कानून है कोई स्थायी नहीं है, संसद को जब मन में आता संशोधन कर देती है। जैसे नागरिकता संबंधी पहला कानून बना 1955 में, ठीक है, संसद ने इसमें पहला संशोधन किया 1986 में, दूसरा संशोधन किया 1992 में, तीसरा संशोधन किया 2003 में, चौथा संशोधन किया 2005 में और लास्ट में अभी 5वां संशोधन किया 2015 में। तो नागरिकता अधिनियम स्थायी नहीं है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून स्थायी नहीं होता है, संसद उसमें समय समय पर संशोधन कर सकती है ना। तो जैसे 8 कहता है कि भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करेंगे, तो अनुच्छेद 11 कहता है कि हम नागरिकता उन्हीं शर्तों के आधार पर या उन्हीं कंडीशन के आधार पर प्रदान करेंगे जिन कंडीशनों को भारतीय संसद द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। तो किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई विदेशी व्यक्ति है या भारतीय मूल का व्यक्ति है और अगर उसे भारतीय नागरिकता ग्रहण करनी है तो भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के लिए भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 में अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता संबंधी कानूनों का क्या करे, निर्माण करे। ठीक, और इसी कारण अनुच्छेद 11 को उपयोग करते हुए भारतीय संसद ने पहली बार 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया और 1955
1955 के में स्पष्ट किया गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो निम्न 5 प्रकारों से वो भारत की नागरिकता क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ये था हमारा आज का वीडियो। जो हमारा कल का वीडियो होगा उस वीडियो में हम अनुच्छेद 11 के आधार पर भारतीय संसद ने जो 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया, उस अधिनियम के द्वारा किसी व्यक्ति को कितने प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है उनका डिस्कस करेंगे, पहली चीज। दूसरा डिस्कस करेंगे कि कानूनी आधार पर भारत में व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, यानी हम और आप कितने टाइप्स के हैं कानूनी आधार पर। और तीसरा डिस्कस करेंगे हम भारतीय मूल के व्यक्तियों पर, और भारतीय मूल के व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।